हाय एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करेंगे रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन की स्टडी। रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन कोर्ट के सहायक होते हैं ताकि कोर्ट किसी भी स्टैट्यूट के शब्दों का सही तरीके से, इफेक्टिव तरीके से इंटरप्रिटेशन कर सके। तो सबसे पहले हम जानते हैं सोर्सेस ऑफ रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। इसके दो सोर्स हैं। पहला सोर्स है स्टैट्यूट ऑफ इंटरप्रिटेशन, दूसरा सोर्स है प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन। देखिए, जो पहला सोर्स है स्टैट्यूट ऑफ इंटरप्रिटेशन, इसके अंदर में ऐसे स्टैट्यूट्स आते हैं जो कि लेजिस्लेचर ने बनाए हैं कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए। ऐसे स्टैट्यूट्स जिसके अंदर में टर्म्स को एक्सप्लेन किया गया है ताकि जब भी उस टर्म का कहीं भी इस्तेमाल हो उसको उसी तरीके से समझा जाए जिस तरीके से स्टैट्यूट में दिया गया है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जनरल प्रोसेस एक्ट। जनरल प्रोसेस एक्ट में बहुत से टर्म्स को डिफाइन किया गया है, जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब जब भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये जो टर्म है, इसको समझेंगे, पढ़ेंगे, तो हमको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से इस टर्म का स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन जनरल प्रोसेस एक्ट में दिया है। तो ये मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाया कि किस तरीके से स्टैट्यूट ऑफ इंटरप्रिटेशन भी एक सोर्स है रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन का। अब आते हैं दूसरा, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन। जो प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन है, इसके अंदर में ऐसे बहुत से रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन आता है जो कि रिजल्ट है, परिणाम है लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस ऑफ कोर्ट का। कोर्ट हमारे समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और बहुत पहले से हमारे समाज में स्थापित है। कोर्ट कभी भी स्टैट्यूट का इंटरप्रिटेशन जब करता है तो उस समय उसको बहुत सी मदद चाहिए होती है कि भाई सही तरीके से हम किसी भी स्टैट्यूट के शब्दों का प्रभावशील तरीके से इंटरप्रिटेशन कर सके ताकि सही मीनिंग निकले। तो इसी क्रम में कोर्ट ने बहुत सारे रूल्स डेवलप किए इंटरप्रिटेशन करने के लिए, और वो रूल्स इस सेकेंड सोर्स ऑफ रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में आते हैं। हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन है, जो सेकेंड सोर्स है, ये रिजल्ट है लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस का जो कोर्ट करते आ रही है। इसके अंदर बहुत से प्राइमरी रूल्स आते हैं, सेकेंडरी रूल्स आते हैं, डॉक्ट्रिन आता है, प्रिंसिपल्स आते हैं, केस लॉ आता है। तो ये जितने मैंने आपको बताया ये सब सहायक हैं ताकि कोर्ट इफेक्टिव इंटरप्रिटेशन कर सके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सेकंड सोर्स है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन, जिसमें बहुत सारे रूल्स डेवलप हुए इंटरप्रिटेशन के। तो हम उन रूल्स को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला जो है प्राइमरी रूल्स और दूसरा है सेकेंडरी रूल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी रूल और उसके अंदर क्या क्या रूल्स आते हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सेकेंडरी रूल, उसके अंदर क्या क्या चीज आता है उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं प्राइमरी रूल। प्राइमरी रूल के अंदर में सबसे पहला जो रूल आता है वो है लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, दूसरा आता है गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, तीसरा आता है मिस्चीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, चौथा आता है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन और पांचवा बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। ये मैंने आपको बताया प्राइमरी रूल, जिसके अंदर में 5 रूल्स को मैंने मेंशन किया। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी रूल की तरफ। जो सेकेंडरी रूल है उसमें सबसे पहला आता है एडजस्टम जेनरिस, दूसरा आता है नॉसिटर असोसिस, तीसरा आता है एक्सप्रेसियो यूनियस एसेट एक्सक्लूसियो अल्टेरियस और एट लास्ट आता है रेडेंडो सिंगुला सिंगुलिस। अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन का पहला रूल, दैट इज लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को समझने के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए हैं। देखिए, जब हम किसी भी चीज को पॉइंट वाइज समझते हैं तो हमको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। तो चलिए जानते हैं पहला पॉइंट। लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन एक ऐसा रूल है जिसका इस्तेमाल करके कोर्ट स्टैट्यूट के वर्ड्स का ऑर्डिनरी और प्लेन मीनिंग निकालता है।
दूसरा पॉइंट है कि जिस तरीके से कोर्ट ने स्टैट्यूट के वर्ड्स का ऑर्डिनरी और प्लेन मीनिंग निकाला है, उसको वैसे ही केस टू केस कोर्ट अप्लाई कर देगा, क्योंकि ये कोर्ट की ड्यूटी है। तीसरा पॉइंट, जो प्लेन और ऑर्डिनरी मीनिंग निकल के सामने आया है, ये कंसिडरेशन पॉइंट है किसका? कोर्ट का। कोर्ट मात्र मीनिंग को कंसिडर करेगा, ना कि उस मीनिंग का प्रभाव क्या हो रहा है, उसका परिणाम क्या होगा। कोर्ट को इससे कोई मतलब नहीं है। और जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि कोर्ट के पास में ये लिबर्टी नहीं होती कि किसी भी तरीके से जो भी स्टैट्यूट के मीनिंग निकल के सामने आया है, जो कि एकदम क्लियर है, कंफ्यूजिंग नहीं है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ करे, उस मीनिंग में कुछ ऐड करे या कुछ निकाल दे। जैसा मीनिंग निकल के सामने आया है वैसा ही उसको केस टू केस अप्लाई करना है। तो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए समझा कि क्या है लिटरल ऑफ इंटरप्रिटेशन। आगे हम लिटरल ऑफ इंटरप्रिटेशन को केस के माध्यम से भी और अच्छी तरीके से समझेंगे। सबसे पहला केस है म्युनिसिपल बोर्ड वर्सेस स्टेट ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी राजस्थान इन ईयर 1965। इस केस में राजस्थान हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा लिटरल ऑफ इंटरप्रिटेशन का इम्प्लीमेंटेशन किया है। चलिए जानते हैं कैसे। इस केस के अंदर में जो रीजनल ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी है उसने एक ऑर्डर पास किया। उस ऑर्डर के तहत में जो बस स्टेशन है उसका लोकेशन को चेंज करने का आदेश पारित हुआ। अब इस आदेश को चुनौती देने के लिए सेक्शन 64A मोटर व्हीकल एक्ट 1939 के अंदर प्रावधान है। सेक्शन 64A के अनुसार किसी भी ऑर्डर को उस ऑर्डर के डेट से 30 दिन के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। तो यहां पर स्टैट्यूट ने क्या बोला? फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर से 30 दिन का जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो स्टार्ट होगा, ऐसा सेक्शन 64A में कहा गया। लेकिन अब क्वेश्चन सामने आया कि डेट ऑफ ऑर्डर से पीरियड ऑफ लिमिटेशन चालू होगा कि नॉलेज ऑफ ऑर्डर से पीरियड ऑफ लिमिटेशन चालू होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोर्ट ने लिटरल ऑफ इंटरप्रिटेशन का इंप्लीमेंटेशन केस में किया और कोर्ट ने कहा कि जो स्टैट्यूट का वर्ड है वो एकदम क्लियर है। सेक्शन 64A का जो वर्ड है डेट ऑफ द ऑर्डर एकदम क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इसका लिटरल मीनिंग क्या होगा कि जिस दिनांक को आदेश पारित हुआ उस दिनांक से 30 दिन के अंदर में कोई भी इंसान ऑर्डर को चुनौती देने के लिए एप्लीकेशन मूव कर सकता है। और यह भी क्लियर हुआ कि जिस समय उस आदेश का नॉलेज किसी इंसान को मिले उस समय से पीरियड ऑफ लिमिटेशन चालू नहीं होता है। तो यहां हमने समझा कि कोर्ट ने किस तरीके से लिटरल ऑफ इंटरप्रिटेशन का इंप्लीमेंटेशन करके स्टैट्यूट के वर्ड्स को प्लेन मीनिंग दिया, जो जैसा था वैसा समझा और उसको ऐसा ही अप्लाई किया। अब हम समझेंगे दूसरा केस, दैट इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ब्रजनंदन सिंह इन ईयर 2005। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने लिटरल ऑफ इंटरप्रिटेशन से संबंधित बहुत सारे ऑब्जर्वेशन सामने रखे। पहला ऑब्जर्वेशन था कि कोर्ट की यह ड्यूटी है कि कोर्ट स्टैट्यूट के वर्ड्स का ऑर्डिनरी और प्लेन मीनिंग निकाले। दूसरा ऑब्जर्वेशन था कि जैसा मीनिंग निकला है उसको वैसे ही केस टू केस अप्लाई करें। तीसरा पॉइंट था कि उस मीनिंग का प्रभाव क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, इससे कोर्ट को कोई मतलब नहीं है। कोर्ट को बस मीनिंग निकालना है। और जो चौथा पॉइंट उन्होंने बोला कि कोर्ट के पास में लिबर्टी नहीं है कि किसी भी तरीके से मीनिंग के साथ छेड़छाड़ करे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बताए और बताया कि क्यों जरूरी है लिटरल ऑफ इंटरप्रिटेशन।
अब हम जानते हैं तीसरा केस, जो है ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी इन ईयर 2014। इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने सीआरपीसी का सेक्शन जो है 154 सब सेक्शन 1 को कंसिडरेशन में लिया। सेक्शन 154 सब सेक्शन 1 ऑफ सीआरपीसी ये कहता है कि कोई भी इंसान जिसके पास में कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के संबंध में इंफॉर्मेशन है वो पुलिस के पास जाकर उसको दे और पुलिस उसको सही तरीके से उसका रिकॉर्डिंग करे। ये बोलता है सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी कि जो इंफॉर्मेशन मिलता है पुलिस को कॉग्निजेबल ऑफेंस से संबंधित उसको रिकॉर्ड करे। लेकिन इस पर्टिकुलर सेक्शन में दो शब्द हैं जिसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और वो वर्ड है सेल और इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम आते हैं जो वर्ड है सेल। देखिए, लिटरल ऑफ इंटरप्रिटेशन का इस्तेमाल करके कोर्ट ने जो वर्ड है सेल उसका किस तरीके से मीनिंग निकाले हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, सेल का मीनिंग क्या है कि ये पुलिस ऑफिसर को कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं देता है कि वो कंडक्ट करे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिफोर रिकॉर्डिंग फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट कॉग्निजेबल ऑफेंस। सिंपल भाषा में हम समझें तो यहां पर क्या बोला कोर्ट ने कि सेल जो वर्ड इसका मीनिंग क्या है कि ये पुलिस ऑफिसर को कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं देता है, पावर नहीं देता है कि वो एफआईआर रिकॉर्ड करने से पहले कोई प्रिलिमिनरी प्रारंभिक इंक्वायरी कंडक्ट करे। तो इस तरीके से सेल वर्ड का ऑर्डिनरी मीनिंग निकाला सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा वर्ड है इंफॉर्मेशन, जो एक्सप्रेशन इंफॉर्मेशन है, इसका मीनिंग कैसे निकाला सुप्रीम कोर्ट ने, चलिए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंफॉर्मेशन इस सेक्शन में इस तरीके से समझना चाहिए कि पुलिस ऑफिसर के पास में कॉग्निजेबल ऑफेंस से संबंधित अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आए, चाहे कोई व्यक्ति ओरली बोले चाहे लिख के दे, उसका प्रॉपर तरीके से अपने संज्ञान में लेना पुलिस का दायित्व है। पुलिस को यह नहीं देखना है कि जो इंफॉर्मेशन आया है वो सही है, गलत है, लॉजिकल है कि नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। पुलिस का क्या दायित्व है कि जो इंफॉर्मेशन आया है, जिस तरीके से आया है, उसको प्रॉपर तरीके से वो रिकॉर्ड करे, चाहे उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से वो पुलिस ऑफिसर सहमत हो या ना हो। इंफॉर्मेशन का इस तरीके से मीनिंग निकाला सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब हम बढ़ते हैं चौथे केस की तरफ, जो है केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किस तरीके से स्टैट्यूट के वर्ड्स अपना रंग पाते हैं जिस कॉन्टेस्ट में उनका इस्तेमाल किया गया है, जिस कॉन्टेस्ट में उनको बनाया गया है। मतलब द वर्ड गेट्स इट्स कलर फ्रॉम इट्स कॉन्टेस्ट। जो भी स्टैट्यूट के वर्ड होंगे जिस संदर्भ में बनाए गए, जिस संदर्भ में उनका उपयोग होना है, उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए वो शब्द अपना कलर पाते हैं, रंग पाते हैं। और जो दूसरा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा वो ये है कि जो भी स्टैट्यूट के वर्ड्स होता है, उस वर्ड से एसोसिएटेड जो भी वर्ड हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जिस कंडीशन में उस शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए स्टैट्यूट के वर्ड्स को प्लेन और ऑर्डिनरी मीनिंग देना चाहिए, और जो भी मीनिंग निकल के सामने आ रहा है उसको वैसे ही केस टू केस अप्लाई कर देना चाहिए। तो ये हमने समझा कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जिसके माध्यम से हमको क्लियर हुआ कि क्या है लिटरल ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब हम समझते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ लिटरल ऑफ इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज।
चलिए, सबसे पहला एडवांटेज क्या है लिटरल ऑफ इंटरप्रिटेशन का, कि अगर कोई भी कोड लिटरल ऑफ इंटरप्रिटेशन का इस्तेमाल करके स्टैट्यूट के वर्ड्स का ऑर्डिनरी और प्लेन मीनिंग निकालता है और केस टू केस अप्लाई करता है, तो बहुत जल्दी जजमेंट्स आएंगे, क्योंकि स्टैट्यूट के मीनिंग, जो स्टैट्यूट का मीनिंग एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो केस में उसको अप्लाई करना है और जजमेंट देना है। तो पहला तो ये एडवांटेज हुआ। दूसरा एडवांटेज है कि सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट कायम रहता है, क्योंकि देखिए पार्लियामेंट का क्या काम है, लॉ बनाना, और कोर्ट का क्या काम है, जो लॉ बना है उसका प्रॉपर मीनिंग निकालना। तो अगर जज लिटरल ऑफ इंटरप्रिटेशन का इस्तेमाल करके स्टैट्यूट के वर्ड्स का मीनिंग निकाल रहा है और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है अपने हिसाब से, तो यहां पर क्या होगा, जो पार्लियामेंट है उसकी सुप्रीमेसी कायम रहेगी। तीसरा पॉइंट, तीसरा एडवांटेज क्या है कि अगर लिटरल ऑफ इंटरप्रिटेशन का इंप्लीमेंटेशन कोड करता है तो जो मीनिंग निकल के सामने आ रहा है वो उसी को वैसे ही अप्लाई करेगा, किसी का पक्ष नहीं लेगा। कौन क्या बोल रहा है इससे जज को कोई मतलब नहीं है, पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या उस वर्ड्स का मीनिंग निकाला जा रहा है, जज को इससे कोई मतलब नहीं है। जज किसी का साइड नहीं लेगा, यहां पर जज क्या करेगा, लिटरल ऑफ इंटरप्रिटेशन का इंप्लीमेंटेशन करके ऑर्डिनरी और प्लेन मीनिंग निकाल के उसका केस टू केस एप्लीकेशन कर देगा, बस। उसके बाद एक और एडवांटेज है कि लिटरल ऑफ इंटरप्रिटेशन के जरिए स्टैट्यूट का जो भी ऑर्डिनरी प्लेन मीनिंग निकल के सामने आ रहा है, जज उस मीनिंग को अपने कंसिडरेशन में लेगा और उसको केस टू केस अप्लाई करेगा, लेकिन कभी भी उस मीनिंग में कुछ भी चीज ऐड नहीं करेगा, कुछ चीज निकालेगा नहीं, जिससे फायदा क्या होगा कि स्टैट्यूट जिस कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया है उसका इफेक्टिव तरीके से उस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रख के इंप्लीमेंटेशन सोसाइटी के अंदर हो सकेगा और सोसाइटी में इंप्रूवमेंट आ सकेगा। तो ये हमने जाने कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेज। अब हम जानते हैं डिसएडवांटेज ऑफ लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। इसका सबसे बड़ा, इस रूल का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये रूल बोलता है कि स्टैट्यूट के वर्ड्स का ऑर्डिनरी और प्लेन मीनिंग निकालिए और जैसा मीनिंग निकला है उसको वैसे ही केस टू केस अप्लाई कर दीजिए। लेकिन सोसाइटी जो होती है वो डायनेमिक होती है नेचर में, सोसाइटी की परिस्थितियां जो होती हैं वो लगातार चेंज होती रहती है। तो सोसाइटी जिस तरीके से चेंज होता है उस तरीके से स्टैट्यूट के वर्ड्स का मीनिंग भी चेंज होता है। तो चेंजिंग सोसाइटी के हिसाब से हमको स्टैट्यूट के वर्ड्स का मीनिंग निकालना जरूरी है ताकि उनका प्रॉपर एंड इफेक्टिव इंटरप्रिटेशन किया जा सके, इंप्लीमेंटेशन उनका सोसाइटी में किया जा सके। लेकिन ये चीज लिटरल ऑफ इंटरप्रिटेशन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लिटरल ऑफ इंटरप्रिटेशन बोलता है कि ऑर्डिनरी और प्लेन मीनिंग निकाल के उसका वैसे ही केस टू केस इंप्लीमेंटेशन कर दिया जाए। तो हमने समझा कि क्या है डिसएडवांटेज ऑफ लिटरल ऑफ इंटरप्रिटेशन। देखिए, हमने समझा कि क्या है लिटरल ऑफ इंटरप्रिटेशन, उससे संबंधित हमने केस लॉ भी पढ़ा, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, हमने ये भी जाना। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि भाई लिटरल ऑफ इंटरप्रिटेशन में इतना कुछ पढ़ने के बाद में हमको क्या चीज समझ में आया, हम जानते हैं कुछ पॉइंट्स से। पहला पॉइंट, लिटरल ऑफ इंटरप्रिटेशन के अंदर में हम स्टैट्यूट के वर्ड्स का प्लेन और ऑर्डिनरी मीनिंग निकालते हैं। दूसरा, जब भी स्टैट्यूट के वर्ड्स को हम इंटरप्रिटेशन करें तो हमको कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखना है, जिस कॉन्टेक्स्ट में उस वर्ड को बनाया गया है। तीसरा पॉइंट, कभी भी स्टैट्यूट के वर्ड्स का एग्जैक्ट मीनिंग निकालना है, लूज मीनिंग नहीं निकालना है, कुछ भी नहीं निकाल देना है, जो मीनिंग निकल के सामने आ रहा है एग्जैक्टली निकालना है उसको। चौथा पॉइंट, अगर स्टैट्यूट के वर्ड, जो स्टैट्यूट का वर्ड है वो टेक्निकल है तो उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो टेक्निकल सेंस में होगा। पांचवा पॉइंट,
कि स्टैट्यूट के वर्ड्स का इंटरप्रिटेशन करते समय उस वर्ड से संबंधित जो भी पॉपुलर सेंस है, जो भी पॉपुलर मीनिंग है, उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो ये हमने समझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एट कंक्लूजन, जिससे हमको अब बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है कि क्या है लिटल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। आगे चल के मैं गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन पे वीडियो बनाऊंगा, डिटेल वीडियो विद केस लॉस। इसीलिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी अपडेटेड रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।